बॉलीवुड की मूवीज का, लाजवाब मूवीज का, एवरग्रीन मूवीज का बैकग्राउंड समझने के लिए, इन लाजवाब मूवीज को हर पहलू से जानने के लिए, हर एंगल से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साइंस सागा विद जावेद को। हाय गाइस, मैं हुसैन जावेद सिने सागा के एक और एपिसोड को लेके आपके साथ, और मेरे साथ हमारे दोस्त, हमारे रहनुमा। उनसे तो हम बहुत ज्यादा हौसला अफजाई लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और वो है उमर जावेद भाई। क्या हाल है सर उमर भाई आपका? मैं बिल्कुल सही हूँ। आप सुनाए जनाब, क्या हाल है आपका? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज जो है वो घन गरज होगी, गोलियों की, गैंग वॉर्स होगी। कुछ भी रोमांटिक करने नहीं जा रहे आज, किसी रोमांटिक फिल्म पे बात करने नहीं जा रहे। तो आज तो बस कहते ना कि तोपों के रुख हर तरफ है, क्योंकि जिस फिल्म पे आज आज हम बात होने जा आज हम फैसला करके उठेंगे कि मुंबई का किंग कौन, मुंबई का किंग कौन। ऐसे ही है, व्यूअर्स को बता दें कि आज हम ये फैसला करने वाले हैं कि मुंबई का किंग कौन। जी, मुंबई का किंग कौन। और इस बात से आप समझ गए होंगे कि अंडरवर्ल्ड सीरीज में आज जिस फिल्म पे बात हो रही है, मैं तो उसके बारे में एक जुमला कहूंगा और फिर मैं उमर भाई की तरफ जाऊंगा कि अगर, और पता नहीं मुझे कि उमर भाई मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सारे दिन की सोच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हॉलीवुड में बात होती है गैंग्स वॉर की, और गॉड फादर सीरीज को एक बहुत बड़ा दर्जा हासिल है, उसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, तो मैं भी थोड़ी सी लिबर्टी लेके ये कहूंगा कि इंडिया में अगर गैंग वॉर पे, अंडरवर्ल्ड पे, मुंबई अंडरवर्ल्ड पे कोई काम हुआ है जिसको आप कह सकते हैं कि ये यहाँ की गॉड फादर है, तो वो सत्या फिल्म है। 1998 राम गोपाल वर्मा जैसे रुझान साज ट्रेंड सेटर हिदायतकार की फिल्म, और सत्या आज हमारी अंडरवर्ल्ड सीरीज का टॉपिक है। और जो उमर भाई ने कह दिया है, इस फिल्म की तारीफ, कुछ फिल्मों की तारीफ की नहीं जा सकती, जब उन्होंने कह दिया है कि मुंबई का किंग कौन, तो आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया हूँ। तो उमर भाई, मुंबई का किंग कौन सर, और सत्या फिल्म, क्या सोचते हैं आप सत्या के बारे अच्छा हुसैन भाई, आज मैं शुरू में ही आपसे एक बात का इख्तिलाफ रख रहा हूँ व्यूअर्स के सामने। शुरू से ही मैं आपसे एक बात का इख्तिलाफ रख रहा हूँ। आप व्यूअर्स, क्या पता आपकी बात को सही समझे या मेरी बात को सही समझे, फैसला व्यूअर्स का है। इस फिल्म का गॉड फादर से मेरे ख्याल में कोई मुकाबला नहीं हो सकता। गॉड फादर असल में एक करप्ट फैमिली की कहानी थी, एक माफिया की कहानी थी, एक एक्सप्लॉयटेटिव फैमिली की कहानी थी। इटालियन इटालियन जो फैमिली जो जाकर बसती है। और सर, ये कहानी है एक ईमानदार इंसान की, एक ऑनेस्ट आदमी की, एक सच्चे इंसान की जो ऑनेस्टी के साथ जीना चाहता है, लेकिन दुनिया उसे जीने नहीं देती, मुंबई उसे जीने नहीं देता। और मेरा शरा JD चक्रवर्ती की तरफ है, जिन्होंने इस फिल्म में सत्या का किरदार अदा किया, जो क्या सोचकर, क्या अरमान लेकर मुंबई में आते हैं जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन आकर किस तरह वो शराब खानों की नौकरियां करते हैं, बार्स में नौकरियां करने पर मजबूर होते हैं, और फिर किस तरीके से उनको एक तरह JD चक्रवर्ती सत्या को दीवार के साथ लगाया जाता है, जिस तरह तंग किया जाता है। वो सीन आपको याद होगा कि उनके चेहरे पर जिस तरह वो शराब फेंकी जाती है, और फिर जिस तरीके से इलेक्शन में आके आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लाइन चेंज करते हैं। तो ये बहुत बहुत फर्क है, बहुत जबरदस्त है। और इस फिल्म का कमाल पता है क्या? कमाल ये है कि फिल्म की ड्यूरेशन ज्यादा है, गालबन 3 घंटे के लगभग है फिल्म। इस वजह से इसमें करेक्टर्स को मुकम्मल तौर पर बेक्ड किया गया है। करेक्टर मुकम्मल तौर पर सतिया का बेक्ड है। उसके बाद जो हम कह रहे हैं मुंबई का किंग कौन, मनोज बाजपेयी ने जो करेक्टर किया, बीकू मात्रे के नाम से जो करेक्टर है, वही बहुत जबरदस्त। अब ये जो डायलॉग जो आज की नस्ल भी जानती होगी, मुंबई का किंग कौन, इस डायलॉग के पीछे भी बड़ा दिलचस्प दास्तान है। ये मुंबई के साहिल के रॉक पर, चट्टान पर खड़े खड़े थे वाजपेयी,
ये डायलॉग बोलने के लिए। वो डायलॉग भूल रहे थे, उनको डायलॉग याद नहीं आता था बार बार। तो फिर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने ये कहा कि राम गोपाल वर्मा ने कहा कि आप कुछ भी बोल दें, हम डब कर देंगे। तो वाजपेयी ने वहां से यही कहा कि मुझे यहाँ से नीचे उतारो, नीचे उतारो। बाद में डब कर ये लगा गया कि मुंबई का किंग कौन। लेकिन ये डायलॉग देख लें आप, ये उस वक्त का मशहूर डायलॉग हो गया था। 98 की फिल्म है, उसके बाद 2-3 साल तक ये डायलॉग बहुत मशहूर रहा। और मैं मैं अपनी बात यहाँ खत्म। जी जी जी। जी जी करें, आप बात खत्म कर लें पहले। नहीं, मैं उर्मिला पर आने वाला था। उर्मिला पर आने से पहले आप बात रखें। मैं ये कह रहा हूं, इसी वाकये के साथ जो आपने सुना है ना, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे तो इस वाकये के साथ ही कड़ी मिली कि जब वो एक चट्टान के ऊपर खड़े हो गए थे, तो वो शुरू में बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे, उन्होंने राम गोपाल वर्मा को कहा था मुझे एक्रोफोबिया है, ऊंचाई से मुझे डर लगता है। तो उन्होंने कहा तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पीछे हमने रस्सी बांधी हुई है, तुम्हें अगर तुम गिर भी गए तो तुम नहीं गिरोगे नीचे। लेकिन उस मनोज वाजपेयी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर जो आपने कहा वो सही है कि उन्होंने कहा तुमने जो कहना कहो, हम बाद में डब कर लेंगे, वो आपने बता दिया है। तो ये था इसके पीछे। जी हाँ, मैं उर्मिला की तरफ आ रहा था कि उर्मिला का जो करेक्टर है विद्या का, उसके अंदर भी सिखाने को बहुत कुछ है। विद्या एक सिंपल सी लड़की है मुंबई की, जो अपना सिंगिंग करियर में नाम बनाना चाहती है, मुकाम बनाना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जो सत्य है वो असल में उनका नेबर है, लेकिन विद्या को पता नहीं है कि ये जो सत्य है ये अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है, ये गैंगस्टर बन चुका है। तो ये चीज जो है वो पता चला कि जो डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा है, उनके दोस्त के साथ ये वाकया हुआ था कि उनके दोस्त के नेबर में कोई साहब रहते थे और उनसे उनके नेबर फ्रेंड की सलाम दुआ भी थी। लेकिन कुछ अर्से बाद पता चला कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो नेबर कातिल था। तो राम गोपाल वर्मा ने अपने दोस्त से ये आइडिया लिया कि उर्मिला नेबर है सत्या की, लेकिन उनको पता नहीं है कि सत्या गैंगस्टर है। उर्मिला के करेक्टर के अंदर बहुत सिंप्लिसिटी है, लेकिन वो सिंप्लिसिटी के साथ साथ अपना कैरियर बनाना चाहती है और कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती किसी भी तरीके से। तो ये फिल्म इस तरह के करेक्टर, बाकी खैर इसमें गैंगस्टर के तो कई करेक्टर हैं, कई बिहाइंड स्टोरीज है जो हम आगे चलकर बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं यहाँ बताऊं कि जब ये नाम आता है ना सत्या, इसकी भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है सर। कि सत्या नाम राम गोपाल, जिनको हम उनका नाम सब जानते हैं राम गोपाल वर्मा, लेकिन प्यार से उनको रामू कहते हैं, और ये नाम उनका मशहूर है, निक नेम रामू। रामू के माइंड में हमेशा से एक फिल्म रही थी, जिन्होंने उनको एक फिल्म मेकर बनने में मदद दी, वो थी अर्थ सत्या। आपको याद होगा, ओमपुरी की, सुमिता पाटिल की बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, वो भी अनकन्वेंशनल फिल्म थी। उस फिल्म से वो बहुत इम्प्रेस थे, इसी से उन्होंने नाम लिया सत्या। ठीक है, ताकि मैं उस फिल्म को एक तरह की श्रद्धांजलि दूं। दूसरा के वो ये भी कहते हैं मैंने सत्या इसलिए भी नाम रखा कि कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम सत्या था। ये दो वजह है कि इन वजूहत पे मैंने इसका नाम सत्या रखा है। और मजे की बात है कि इस फिल्म में जैसे आपने कहा किरदार बेशुमार हैं और स्क्रीन प्ले एकदम सॉलिड है। तो मजे की बात है, स्क्रिप्ट सिर्फ 3 सफ़े का था। इस फिल्म का स्क्रिप्ट 3 सफ़े का लिखा गया था, बाकी सब कुछ रामू के अपने माइंड में होता था। और उनके सामने लिखने वाले कौन थे? अनुराग कश्यप, जिन्होंने करियर अपना एज अ राइटर स्टार्ट किया, और रामू के नीचे वो काम कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सर कि इस फिल्म में रामू ने कोई स्टार नहीं लिया। हालांकि इससे पहले वो दौड़ फिल्म में संजय दत्त के साथ काम कर चुके थे, रंगीला फिल्म में आमिर खान, जैकी श्रॉफ के साथ काम कर चुके थे। इस फिल्म में उन्होंने सारे वो एक्टर लिए जो या तो स्ट्रगलर्स थे, थिएटर में काम कर रहे थे, या टीवी पे काम कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके साथ कोई ब्रांड या उनकी कोई वो नेपोटिज्म नहीं था उनके साथ। बिल्कुल अपने तौर पे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उर्मिला को छोड़ के। ये अलग बात है कि उर्मिला को भी रामू ने ही स्टार बनाया है अपनी हर फिल्म के अंदर, तो ये भी कमाल है। और जो आपने बात की बिकू मात्रे, मजे की बात है सर कि बिकू मात्रे का जो रोल था ना, ये इससे पहले मनोज वाजपेयी नहीं कर रहे थे, वो सत्या का रोल कर रहे थे। और जब वो काम लेने के लिए रामू के पास गए, तो रामू ने कहा तुमने किसी फिल्म में काम किया जो मेरे जहन के अंदर हो, ताकि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लूं। तो उन्होंने कहा मैंने बैंडेड क्वीन में काम किया, जो शेखर कपूर की फिल्म थी। तो उन्होंने कहा तुम उस फिल्म में थे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा यार शायद आपको याद नहीं है, जो फूलन देवी के साथ आखिर में एक बंदा होता है ना, जो उसके साथ सरेंडर करता है, वो मैं था। तो फिर रामू को याद है, उन्होंने कहा यार
इतनी फैंटास्टिक एक्टिंग, लेकिन तुम्हारा गेटअप ऐसा था कि मैं पहचान नहीं सका तुम सत्या का रोल कर रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक फिल्म में चांस दूंगा जो दौड़ फिल्म है। तो जब सत्या की तैयारी हो रही थी, तो रामू ने कहा मनोज वाजपेयी को, यार तुम दौड़ में काम ना करो, तुम्हें मैं लीड रोल दे रहा हूँ, दौड़ में एक छोटे सा रोल है गुड्डे का, वो तुमने क्या करना। तो आप वाजपेयी की सादगी चेक करें, उसने कहा सर मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मेरे पास अभी इस शहर में सही ठिकाना भी नहीं हो पाया, मुझे छोटे छोटे रोल्स की जरूरत है, मुझे गुंडे का रोल दो, मैं वो भी कर लूंगा। तो फिर दौड़ में उनको हल्का सा रोल दिया, फिर वो सत्या में गए। अच्छा, ड्रामा आगे भी कंटिन्यू होता है कि जब सत्या का रोल उनको दिया गया तो एक दफा फिर रामू का मूड बदल चुका था। वो इसलिए उन्होंने कहा कि यार इसमें जो सत्या के साथ एक सेकंड लीड है ना, वो है बीकू मात्रे। मुझे वो ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत अच्छी मराठी बोल सकता हो, मुंबई की भाषा भी सही सही तरह से कर सकता हो। तो वो तुम हो सकते हो, तुम्हारा लहजा बहुत साफ है, तो सत्या का रोल तुम नहीं कर। तो इस पे वाजपेयी को बड़ा अफसोस हुआ था और बाद में उन्होंने बड़े बोझल दिल के साथ बीकू मात्रे का रोल लिया था। लेकिन आपको पता था, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज आपने भी कहा है कि बीकू मात्रे के नाम से ये फिल्म जानी जाती है कि मुंबई का किंग को। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स को मौका दिया गया। और मीला के लिए पहले महिमा चौधरी को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन अच्छा हो गया और मीला का जो इसमें करेक्टर था और मीला ही इसमें जचती थी। इसमें हुसैन भाई आपकी बातों से अब एक सवाल खड़ा हो गया बड़ा अहम मेरे दिल में, और सारी बात है व्यूअर्स के दिल में भी होगा। वो ये कि इस फिल्म की बदौलत वाजपेयी ने अपना कैरियर बना लिया। वाजपेयी को बाद में हिंदी फिल्में और सारा यानी पहले के मुकाबले में उन्होंने अपनी काफी उठान बना ली। और हम देखते हैं कि अब भी वो फिल्मों में, बल्कि सीजन्स में, ओटीटीज में भी काफी इन है। क्या वजह है कि जेडी चक्रवर्ती यानी सत्या, जिनकी इस फिल्म में बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी, यानी असल में तो ये सारी फिल्म सत्या के गिर्द ही घूम रही है ना, यानी सत्या का मुराद के सच्चाई सच और सारा जो उनका करेक्टर है सारा उन्हीं के गिर्द घूम रही है। जेडी चक्रवर्ती इस तरह हिंदी फिल्मों में अपना नाम मुकाम या इस तरह करके आगे चलकर हमें ज्यादा लाइमलाइट में नजर नहीं आए, क्या इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह ये है सर कि जेडी चक्रवर्ती बेसिकली तेलुगु सिनेमा के स्टार थे। और अगर आपने रामू की इब्तदाई फिल्में देखी, आई एम श्योर आपने बिल्कुल देखी होगी। उनकी एक फिल्म आई थी शिवा, कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर थी, और वो बिल्कुल मतलब डब फिल्म थी। वो हैदराबाद में शूट हुई थी, तो उसमें चक्रवर्ती का नेगेटिव रोल था। यहाँ पे उन्होंने उनको हीरो लिया, तो हिंदी सिनेमा में उनकी जड़ें नहीं थी। फिर एक और बात है, वही जो मैंने बात की कि अगर आपने बात काम करना है ना हिंदी सिनेमा में, आपका हिंदी का एक्सेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। वो उनका मसला था। और आपने भी देखा इस फिल्म में चक्रवर्ती के जो डायलॉग थे वो बहुत कम थे, एक एक लाइन के उनके थे, कोई इतना ज्यादा उनके लंबे चौड़े बंगाल में थे भी नहीं। जबकि वाजपेयी ने सारी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया था, क्योंकि उसकी जुबान में एक रवानी रही है। तो ये फर्क था कि वो अपने आप को जमा ना सके, और इसी चीज का फर्क पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये वाजपेयी के लिए अच्छा हो गया। अच्छा, एक और बात है, चक्रवर्ती उन दिनों अमेरिका से आए थे। वो कुछ ऐसे अमेरिका में रहे थे, तो रामू से मिले। रामू ने कहा मैं तुम्हें ना सत्या में रोल देना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले चक्रवर्ती को देखा, उसने कहा यार ये तो बिल्कुल एक वेस्टर्न लुक का बंदा है, ये मेरा सत्या कैसे बन सकता है। तो उसने कहा चलो ठीक है, रोल मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, लेकिन तुम मुझे कल मिलना। अगले दिन रामू उसके फ्लैट पे गए, है- हैदराबाद में। जब फ्लैट उन्होंने मतलब उन्होंने नॉक किया, तो आंखें मलते हुए चक्रवर्ती बाहर आए। उनके बाल बिखरे हुए थे, शेव थोड़ी सी उनकी आई हुई थी। तो वहीं से कहा रामू तुम सत्या का रोल कर रहे हो, अब तुम्हारी वो लुक बन गई। तो ये था, मतलब इस तरह से उनकी इस फिल्म में एंट्री होती है। तो ये भी एक मतलब इसमें इंटरेस्टिंग चीज। हाँ, लेकिन जेडी चक्रवर्ती ने अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए और अपनी एक्टिंग के जरिए बहुत भरपूर किरदार अदा किया। वो डायलॉग जारी बात है इतने ज्यादा नहीं बोले, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन अपने जो उनका एक्शन रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज रही है, उसके जरिए उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। वो सीन मेरे जेहन में आ रहा है, जब उनको वो अपने लिए कमरा तलाश कर रहे होते हैं मुंबई में, अपने लिए रहने की जगह तलाश कर रहे होते हैं, तो वो जो मालिक मकान होता है वो कमरा देते हैं, पूछता है तुम भगवान को मानते हो। वो जिस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना करते हैं, तो वो बाकी भी जिस तरह उर्मिला के साथ जो है वो उनका एक रोमांस है, इसको हम
हम रोमांटिक मूवी की कैटेगरी में तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा हल्का फुल्का रोमांस का पहलू भी है। रोमांस के दौरान भी जो बॉडी लैंग्वेज रही है जेडी चक्रवर्ती की, और फिर जिस तरीके के रिएक्शन रहे, जिस तरीके के उनके रिएक्शंस आए, तो वो बहुत जबरदस्त थे। लेकिन आपकी बात सही है, चूंकि उनकी हिंदी फिल्म में इतनी ज्यादा हिंदी फिल्मों में इतनी जड़ें नहीं थी और हिंदी के साथ उसका अटैचमेंट नहीं थी। खैर, वाजपेयी ने मेला लूट लिया। अच्छा, इसमें आपके ख्याल से, जो मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पढ़ रहा था, आपके ख्याल से राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म के जरिए क्या ग्लोरीफाई नहीं किया माफिया को? यानी सतिया करेक्टर के जरिए उन्होंने क्या ये नहीं बताया कि सच्चाई, ईमानदारी, अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस, इन चीजों की गुंजाइश नहीं है, अगर जिंदा रहना है, कुछ करना है तो फिर वायलेंट बनना पड़ेगा? आप नहीं समझते कि थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया गया? इससे पहले हम जिन फिल्मों का जिक्र कर चुके हैं अपनी अंडरवर्ल्ड सीरीज में, उसमें हम बार बार जोर देते रहे, हमने परिंदा में जिस तरह कहा कि उसमें डी ग्लोरीफाई किया गया। आपके ख्याल से इसमें ग्लोरीफाई नहीं किया गया? सर मैं समझता हूँ कि इस फिल्म पे ना बहुत डिबेट हुई है, इस फिल्म पे रिसर्च बहुत हुई है, और करण जौहर जैसा कमर्शियल डायरेक्टर जिसने ये फिल्म देखी, जिसको 1998 में उसी की बेस्ट फिल्म कुछ कुछ होता से बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, और सत्या को अवार्ड क्रिटिक्स का मिला था बेस्ट फिल्म का। तो करण जौहर ने ये कहा था कि यार ये सत्या मैं बॉलीवुड की उन 11 फिल्मों में समझता हूँ जिसने बॉलीवुड का धारा बदल दी। पहली दफा उसने आम अंडरवर्ल्ड के मुंबई सड़क छाप गुंडों को दिखाया कि ये भी एक आम इंसान होते हैं। अगर ये सारा दिन एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, रैंसम कर रहे हैं, किसी को किडनैप कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके घर में उनकी घर की लाइफ चल रही है। जैसे कि बीगू मात्रे कई दफा फोन करता है कि हाँ हाँ बेटे आपने इंग्लिश पढ़ ली है, चलो बाबा शाम को घर आएंगे। यानी इस तरह की चीज है कि उनकी जिंदगी चल रही है लेकिन उनकी होम लाइफ भी चल रही है। पीकू मात्रे की बीवी है जो कई दफा उससे नाराज होती है कि तुम देर से क्यों आते हो, कई के दिन नहीं आते, और उस पर थप्पड़ भी खाती है, लेकिन वो उससे प्यार भी करती है। उसे पता है ये डॉन है, लेकिन डॉन होने से पहले ये मेरा मियाँ भी है। तो उनकी एक गैंगस्टर की नॉर्मल लाइफ, आपको पता है हमने पहले बात की, गैंगस्टर थे तेजा जैसे, शाकाल जैसे, वो और टाइम था। ये जो थे ना, ये उन्होंने एक्चुअल रामू ने दिखाया कि मुंबई के सड़क छाप गैंगस्टर की लाइफ क्या होती है। और रामू ने इनको अपनी फिल्म में, जो आपका सवाल है ना, बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने रियलिटी दिखाई जो 90s में हो रहा था। गैंग वॉर मुंबई का मामूल थी उस जमाने के। किसी भी मुंबई वाले से आप बात करेंगे ना, तो उनको यही लगता था कि पता नहीं उस गली में जाएंगे तो वहां पे शूट आउट ना हो जाए। तो वो उस टाइम का बॉम्बे था जो आज का नहीं है। तो इस फर्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बढ़ के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुलशन कुमार जो टी सीरीज के डायरेक्टर थे, बड़े मशहूर थे, और ऑब्वियसली उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में। हैरानगी होगी आपको, उस इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होते ही उनको गोली मार दी, और जहां सत्या फिल्म की शूटिंग हो रही थी उससे कुछ फासले पे उनको पॉइंट ब्लैक मार दिया गया था। तो रामू पे प्रेशर भी आता है, क्या अभी आपको इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए जब अंडरवर्ल्ड हमारी इंडस्ट्री के पीछे पड़ी है? तो रामू एक जिगर गुर्दे वाला मतलब आदमी है, उसने ये चैलेंज कबूल किया, और उसने दिखाया कि अगर रियलिटी है, और रियलिटी बिटर है, लेकिन मैं दिखाऊंगा। और बाकी आपके सामने। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आपने बड़ा अच्छी बात की कि उस जमाने के मुंबई की ये रिफ्लेक्शन थी। उस जमाने का मुंबई जो था वो अंडरवर्ल्ड के घरों में था। उस जमाने के मुंबई की फिल्म, पॉलिटिक्स के साथ साथ फिल्मी नगरी में भी, बॉलीवुड के अंदर भी हमें अंडरवर्ल्ड के असरात जो है वो नजर आ रहे थे। बिल्कुल सही बात की। मेरे रिसर्च में ये भी आया है कि राम गोपाल वर्मा के गांव का एक करेक्टर था, जिसको उसने वो ऐसे इसी तरह बोलता था, कपड़े पहनता था, गुस्सा करता था। मात्रे का करेक्टर बनाते हुए, यानी वाजपेयी का करेक्टर बनाते हुए, राम गोपाल वर्मा ने अपने उस गांव के करेक्टर को भी अपने जहन में रखा कि जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह वो खलंडरापन, जिस तरह वो कपड़े पहनता है सारा। तो ये राम गोपाल वर्मा का एक है, क्योंकि अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, अच्छा अदीब, अच्छा वो होता है जो जारी बात है अपनी जिंदगी की पर्सनल ऑब्जर्वेशंस के जरिए भी करेक्टराइजेशन करता है। ये बहुत जबरदस्त बात रही। उसके बाद जो आपने गुलशन कुमार के कत्ल की बात की, ये मैं पढ़ा था कि इस फिल्म गुलशन कुमार का जो एक कत्ल था और कत्ल का इवेंट था, कितने बजे वो कत्ल हुआ, कैसे कत्ल किए गए और सारा, इस फिल्म पर गुलशन कुमार के कत्ल की बड़ी गहरी छाप रही है राम गोपाल वर्मा पर।
जी, क्योंकि वो गुलशन कुमार के जाती फ्रेंड भी थे, तो इसलिए उन पे भी इम्पैक्ट हुआ और उस दौर की सारी इंडस्ट्री पे हुआ था कि यार अब शायद हमें यहाँ काम करने के लिए गैंगस्टर्स को पैसे देने की जरूरत है, तो मुंबई पुलिस क्या कर रही है। तो उस टाइम का बहुत बड़ा मुद्दा था ये। और फिर आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। ये थोड़ा सा फर्क है कि वो मनोज वाजपेयी थे जिनके गांव का बंदा था, और वहां से उन्होंने ये किया कि पीकू मात्रे कपड़े कैसे पहनेगा, क्योंकि जो वाजपेयी थे उनके गांव का दोस्त जितेंद्र का बहुत बड़ा फैन था, और उसके पास शर्ट्स के बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा शर्ट्स होती थी रंग बिरंगी। 25,000 रुपए रामू ने वाजपेयी को दिए कि तुम जाके ऐसी ही शर्ट्स लो और तुमने यही पहननी है। मुंबई में उस दौर में 98 में 25,000 के कपड़े लिए पीकू मात्रे ने अपने पहनने के लिए, और जो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया वो सारा खुद किया। तो ये इसमें मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बिल्कुल सही। और ये भी इसका इंटरेस्टिंग फैक्टर जिस तरह आप बता ही चुके हैं कि इस फिल्म की कॉस्ट कोई वेल नोन नहीं थी, क्योंकि वो अननोन इमेजेस को ट्राई करना चाह रहे थे राम गोपाल वर्मा। यही वजह है कि ये फिल्म इंडिया में रिलीज हुई तो ओवरसीज में रिलीज ही नहीं हुई, यानी इंडिया से बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न ममालिक में, अरब कंट्रीज में रिलीज यानी सनमा में नहीं लगी कास्ट की वजह से। लेकिन जब इंडिया में फिल्म हिट हुई, जब इसके डायलॉग्स हिट हुए, जब इसके इसमें वाजपेयी का करेक्टर जो है वो पीकू मात्रे का हिट हुआ, खुद सत्या करेक्टर हिट हुआ, उसके बाद फिर इस फिल्म ने अमेरिका कनाडा के अंदर भी जो इंडियंस और हिंदी सिनेमा गोर्स हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा कारोबार किया और बहुत ज्यादा इस फिल्म को देखा गया। बल्कि जी इस फिल्म के इस हम ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहे थे हुसैन भाई कि इस फिल्म के सीक्वल्स की कोशिश की गई, लेकिन मेरे ख्याल से उनको सीक्वल कहना भी सीक्वल लफ्ज की तौहीन हुई। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, वो बिल्कुल तौहीन है, उस पर तो एक लफ्ज भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यकीन करें मैंने वो फिल्म नहीं देखी और देखने की ख्वाहिश भी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि रामू का बेहतरीन काम है सत्या और कंपनी, लेकिन रामू का वर्स्ट काम भी है जो शोले का रीमेक आग के नाम से किया था। तो ये होता हाँ, है, मतलब जरूरी नहीं कि आपकी हर शाहकार जो है वो बिल्कुल उसी तरह फिट बैठे। और जो रामू थे आज से 10-15 साल पहले, आज वो उस तरह है भी नहीं। वो अब उनकी फिल्म उसमें आर की नहीं है। लेकिन ये एक एक फेज आता है, सब पे आता है, जो काम वो कर गए हैं वो एक कल्ट स्टेटस है सर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो अब रामू खुद भी असल में आपको पता है कि वो बॉम्बे के नहीं है, महाराष्ट्र के नहीं है, उनका ताल्लुक भी आंध्र से है। लेकिन वो जब यहाँ पर है तो उनको फिल्म की लोकेशन तय करना थी। इसके लिए उन्होंने उस दौर की एक्ट्रेस थी मंदा कनी, उनके सेक्रेटरी को लिया कि तुम मुझे दिखाओ यहाँ पे जहाँ पे मैं अंडरवर्ल्ड के ऊपर जो फिल्म मैं करने जा रहा हूँ वहां पे मैं शूट कर सकूं। लोकेशन जिस बंदे ने दिखाई उसका नाम था अजय दीवानी, मंदा कनी का सेक्रेटरी था। और मजे की बात है, जब लोकेशन फाइनल हो गई तो अगले दिन ही उनके सेक्रेटरी को भी अंडरवर्ल्ड ने गोली मार के हलाक कर दिया था। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या पता कि जब वो उनको लेके लोकेशन दिखा रहे थे ये गोली उनको तब भी लग सकती थी। तो इस फिल्म में बहुत ट्विस्ट है इस तरह के, तो बहुत ही एक खराब माहौल था। खराब माहौल था। और इसमें फिर इसका मतलब राम गोपाल वर्मा को भरपूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस दौर में उस दौर में यानी इस तरह की अंडरवर्ल्ड मूवी बना ली। आज के दौर में अंडरवर्ल्ड मूवी बनाना आसान काम इसलिए हम जानते हैं कि मुंबई को अब अंडरवर्ल्ड माफिया से काफी हद तक निजात मिल चुकी है, वो काफी हद तक क्रश कर दिया गया है। लेकिन उस दौर में वाकई ऐसी फिल्म पर हाथ डालना, इस तरह की फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात थी। आपने अब चूंकि कंपनी का जिक्र कर दिया, तो ब्रिटिश डायरेक्टर है डैनी बॉले। डैनी बॉले ब्रिटिश डायरेक्टर ये कहते हैं कि मैंने मुंबई की अंडरवर्ल्ड को दो फिल्मों के जरिए समझा है, एक सत्या के जरिए और एक कंपनी के जरिए। सत्या में इसको वो ऊपर रखते, कंपनी हम खैर कभी बात करेंगे, लेकिन वो सत्या को ऊपर रखते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि उन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की निटी ग्रिटी को, जिसका आपने भी हवाला दिया कि गैंगस्टर की भी कोई फैमिली लाइफ होती है, गैंगस्टर भी के भी बच्चे होते हैं, वो सारा कहते हैं मैंने इस सेंस में इस फिल्म को समझा। तो इस फिल्म की अहमियत आप यहाँ से भी देखें। बिल्कुल। और आप ये देखिए भाई, जब फिल्म स्टार्ट होती है तो मुंबई का जो एक डार्कर शेड जब रामू फिल्म के शुरू में सामने लाता है, अगर आपको वो बैकग्राउंड का वॉइस ओवर याद हो कि मुंबई एक ऐसा शहर जो सोता नहीं है, जागते हुए भी ख्वाब देखता रहता है, जहां चमक की ऊंचाइयां हैं लेकिन वहां खामोश अंधेरा भी है। और इंसानों के दरमियान इस फर्क ने एक अलग दुनिया कायम की है जिसको कहते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड।
शुरू में इतना इम्पैक्ट था इसका कि लग रहा था कि ये इन फिल्मों में बॉम्बे आपको वैसे दिखाई नहीं देगा जैसे वो हुआ करता था। तो यही मेरे ख्याल में इस फिल्म की कामयाबी है, जो ब्रूटल अर्बन वॉयलेंस इस फिल्म के जरिए दिखाया गया। और हम ये नहीं कह सकते कि हम अंडरवर्ल्ड पे फिल्म बना रहे हो तो आपने उसमें वॉयलेंस का परसेंटेज कितना रखना है। जितना अंडरवर्ल्ड करता है उन्होंने वही दिखाया, ना कम दिखाया ना उसको ज्यादा दिखाया। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से ये एक सुप्रीम एफर्ट थी। और फिर ये देखें कि इस फिल्म के साथ कैसे कैसे लोग उभरे सर। इस फिल्म का म्यूजिक इसने दिया विशाल भारद्वाज ने, जिन्होंने बाद में ओमकारा, हैदर, इस तरह की फिल्में बनाई। उन्होंने म्यूजिक दिया। आज भी उनके जाती स्टूडियो का नाम सत्या स्टूडियो है। और जो इस फिल्म का सबसे मकबूल गाना है गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है, किसने लिखा होगा? गुलजार साहब ने। वही गुलजार साहब जिन्होंने आंधी मौसम जैसे रुमालवी चीजें लिखी। ये उनके मिजाज के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन गुलजार फिर गुलजार है, उन्होंने अपने खिलाफ रंग दिखा दिया। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। और बड़ी अच्छी बात की के मेनन ने, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मेथड एक्टर हैं, कि मनोज वाजपेयी ने एक दरवाजा खोल दिया हम जैसे मेथड एक्टर के लिए। अगर पीकू मात्रे का वो किरदार सामने ना आता तो इरफान भी उस तरह सामने ना आता, और के मेनन को भी उस तरह के मौके नहीं मिलते। तो इस लिहाज से कहते हैं ना कि एक संगे मील साबित हुई है ये फिल्म। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही है। बाद में आने वाले एक्टर्स को जो है वो इस तरह का बिल्कुल मौका मिला। मेरा ख्याल है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर भी ना इस तरह आ पाते, और भी कई जिस तरह आपने नाम लिए इक्का दुक्का, वो इस तरह की मेथड एक्टिंग के बायस ना आ पाते, मेथड एक्टिंग के बायस आए। गाने की आपने बात की, गुलजार साहब के गाना गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, असल में अल्फाज का चले चुनाव वो गुलजार साहब ने अपने स्टेचर से जरा नीचे किया, लेकिन फिल्म इस गाने के अंदर भी सिखाने को बहुत कुछ है कि गोली मार भेजे भेजा बहुत शोर करता है। थीम बताई जा रही है, थीम बताई जा रही है कि अगर बहुत ज्यादा सोचोगे, गहराई में जाओगे तो फिर ये होगा। बाकी इसमें एक गाना गाना तो बिल्कुल ही भर्ती का था, वो जो गाना था कि कुड़ी मेरे सपनों में मिलती है, कुड़ी मुझे सपनों में मिलती है, वो एक शादी गैंगस्टर का। की। हाँ हाँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग हुआ भाई कि रामू शुरू में चाहते नहीं थे कि इस फिल्म में कोई गाना हो, वो खिलाफ थे उसके। इस ऐसी इंटेंस फिल्म में गाने का कोई रोल नहीं, लेकिन उस आपको पता है कि 90s का दौर था और गाने बिकते थे, ऑडियो कैसेट्स बिकते थे, उनके राइट्स बिकते थे। तो बिजनेस को सामने रखने पे उनको गाने शामिल करना पड़ा। लेकिन इस फिल्म के ट्रीटमेंट के हिसाब से वो म्यूजिक बिल्कुल सही था। अच्छा, आखिर में उमर भाई मेरा अब आपसे सवाल है, ठीक है? दो पॉइंट्स हैं। एक तो ना व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए, कि अगर इस फिल्म में जो कंपैरिजन होते हैं ना वो दो किरदारों के होते हैं, एक है बीकू मात्रे और एक है सत्या। बाकी सबने अच्छा काम किया, लेकिन इन दो का होता है क्योंकि फिल्म इन दो की थी, खासकर बीकू मात्रे की। तो एक तरफ हम देखते हैं कि बीकू मात्रे जरा लाउड है, जज्बाती है, इमोशनल है, उसको अपनी फैमिली का ख्याल भी रखना है, वो दुश्मनों का दुश्मन है लेकिन दोस्तों का दोस्त भी है, और हर एक पे एतबार करता है। यही एतबार उसकी मौत का सबब बन गया। तो ये भी मतलब हमने देखा है। तो एक ऐसा बंदा जो कि उसके बारे में आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सत्य है, जैसे आपने शुरू में बात की ना, ये मेरा तो आपसे सवाल है कि आपने कहा कि एक ऐसा बंदा जो आया यहाँ पे और वो सच्चाई पे चलना चाहता था। यहाँ मेरा आपसे इख्तिलाफ है सर। यही तो गेम थी जो आखिर में सामने आई सत्य की, कि ऐसा बंदा कि जो बोलता था मैं जब बोलने की जरूरत होती है, वरना वो बोलता ही नहीं है। जैसे उसने, आपको याद होगा कि पीकू मात्रे का झगड़ा होता है एक और गैंगस्टर के साथ, जिसको वो मार देता है बाद में। लेकिन जब उसको मारने की कश्मकश में होता है तो पीकू मात्रे चीख रहा होता है कि मैं उसको घर में घुस के मारूंगा, मैं ये करूंगा। सत्य हल्का से कहता है जब उसको मारना ही है तो इतने बोलने की क्या जरूरत है, यानी कि चुप करके काम करो, इतना बोलने की क्या जरूरत है। चाहते तो तुम भी वही हो, चाहते तो मैं भी यही हूँ। और फिर जब सत्या से एक दफा पूछता है पीकू मात्रे कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो कहता है मुझे मालूम नहीं। और तुम्हारे घर वाले, वो कहता है मर खप गए होंगे। यानी मुझे वो बहुत ही एक बिल्कुल बेहिस आदमी लगा। ये तो उसकी बीकू मात्रा के साथ थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई या उर्मिला के साथ उसका हो गया, वरना वो शख्स किसी के साथ सिंसियर नहीं था। अगर आप कह रहे हैं वो सब, वो कोई सच्चाई पे चलने नहीं आया था। सच्चाई पे चलता तो उसको बंदूक उठानी ना पड़ती। उसकी वजह आखिर में आती है सर, जब इंस्पेक्टर खंडेलकर उसको गोली मारता है कि तू इसके पीछे, और उर्मिला को सुना रहा होता है विद्या को कि तू उसके पीछे अपनी दुनिया आबाद करने जाती, ये सारा तो लड़कियों का दलाल था। ये वो सच था जो उसका बिल्कुल आखिरी सीन में सामने आया, जिसकी तफसील में रामू नहीं गया और मेरे ख्याल में जाना भी नहीं चाहिए था। यही तो सस्पेंस था कि जिस शख्स को हम सब कुछ समझ रहे हैं उसका असल ये था।
हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। एंड पर वो वाजे कर दिया जेडी चक्रवर्ती का सत्या का करेक्टर। मैं बात कर रहा था जिस तरीके से उस करेक्टर को डेवलप किया जा रहा था। देखे ना, अगर वो डेवलप किया जा रहा था तो वो कितने घटिया तरह की जॉब्स कर रहे हैं, छोटे लेवल की जॉब्स कर रहे हैं। शुरू में हम जो हमें दिखाया जा रहा है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाह रहा, ऑनेस्टी से जिंदगी गुजारना चाह रहा है, और मीला के साथ भी वो सिंसियर है। जिस तरह उसकी डेवलपमेंट हो रही थी, इसका अगर हम कंपैरिजन करें वाजपेयी के करेक्टर के साथ, भीकू मात्रे के साथ, तो सत्या हमें एक अक्लमंद करेक्टर लगता है, एक वाइस, एक गहरा करेक्टर लगता है, जो चीजों को सोचता है, चीजों को गहराई से सोचता है, चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से परखता है, फौरन जज्बाती नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता। तो ये करेक्टर मच वाइसर करेक्टर है। वो आपकी बात अपनी जगह सही है कि वो सारे, लेकिन जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, मैं उस सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज हम सत्या पे बात कर रहे हैं और इस फिल्म को रिलीज हुए 26 साल होने को आए, 26 साल में बड़ी अंडरवर्ल्ड फिल्म आई, कंपनी भी आई और भी आई, लेकिन अब ये चैलेंज बन गया बॉलीवुड के अंदर कि यार जब आप एक अंडरवर्ल्ड पे काम करेंगे ना, तो सत्या आपके माइंड में रहेगी, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि आप सत्या से ऊपर जाओगे। जो अभी तक मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, तो अभी सत्या के बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है। तो आपका क्या ख्याल है इस फिल्म में, आपका फेवरेट सीन अंडरवर्ल्ड को सामने रखते हुए, उस दौर के बॉम्बे को सामने रखते हुए, कौन सा सीन है आपका सबसे फेवरेट, जो आज भी आपको मतलब बहुत अच्छा लगता यार सीन की अगर आप बात करेंगे, डायलॉग की बात करेंगे, तो सीन और डायलॉग तो मुझे भी वो बहुत जबरदस्त लगता है। कई दफा मैं रिवाइंड कर देखता हूँ कि मुंबई का किंग कौन, भिकू मात्रे, क्योंकि वो वाजपेयी जिस तरह समझ रहा होता है कि मुंबई में मैं अब राज करूंगा। अगर आप सीन्स की या किस हिस्से की बात कर रहे हैं, तो जिस हिस्से में सत्या करेक्टर जो है वो गैंगस्टरिज्म की तरफ आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, जब उसके मुंह पर होटल में शराब फेंकी जा रही है, उसको इस तरह तंग किया जा रहा है सारा, ये वाला जो हिस्सा है ना फिल्म का, ये मुझे बहुत ज्यादा अपील करता है कि उस वक्त तक जिसको हम सदा समझ रहे हैं, वो किस तरीके से गैंगस्टरिज्म की तरफ आ रहा है। ये वाला हिस्सा जो है बड़ा दिलचस्प। है ये वाला। और मैं भी आपके साथ इस बात पे एग्री करता हूँ कि जो स्पेशल था ना सीन, जब मुंबई के स्टाइल पे बीकू मात्रे कहता है कि मुंबई का किंग कौन, वो इस फिल्म का हाल मार्क है सर। ये ऐसे ही है जैसे अमिताभ ने कहा था कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो कुछ मकालमे आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो लोग इस फिल्म के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, वैसे तो मैंने और उमर भाई ने पूरी कोशिश की कि अपने व्लॉग में हक अदा करने की कोशिश करें इस कल्ट फिल्म का, तो वो एक किताब पढ़ें जो लिखी गई है इस हवाले से, और ये उदय भाटिया ने लिखी है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे। इस किताब को जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि सत्या की मेकिंग कैसे हुई थी, इसके पीछे कितनी स्टोरीज थी और कैसे ये फिल्म बन पाई। तो ये पढ़ने लायक है, इसको जरूर पढ़ें। और अंडरवर्ल्ड सीरीज की ये काविश आपको कैसे लगी, अपने फीडबैक में बताइए। नेक्स्ट वीक मैं और उमर भाई अंडरवर्ल्ड सीरीज की एक और धमाकेदार फिल्म को लेके आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।